हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में देखेंगे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये टॉपिक है आपका है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर, जो कि मॉड्यूल ए से यूनिट 5 है। और इस टॉपिक से हमेशा एक या दो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ज़रूर देखिए अंत तक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट कोट से। तो डायरेक्ट कोट क्या होता है? ये डायरेक्ट कोट इज द होम करेंसी प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ द फॉरेन करेंसी, है ना। आपका जो 1 यूनिट फॉरेन करेंसी है उसमें कितना आपका होम करेंसी आता है वो कहलाएगा डायरेक्ट कोट। ठीक। अब इनडायरेक्ट कोट क्या है? एंड इनडायरेक्ट कोट इज द होम फॉरेन करेंसी प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ द होम करेंसी। आपको होम करेंसी 1 यूनिट जो भी है उसमें कितना आपका फॉरेन करेंसी आता है वो कहलाएगा आपका इनडायरेक्ट कोट। मीन्स जो दोनों का रिलेशनशिप बनता है डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट में, वो होता है इन्वर्स रिलेशनशिप। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्रॉस रेट और चैन रूल। क्रॉस रेट और चैन रूल क्या होता है? जब भी आप कभी करेंसी कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे बैंक में, अगर वो करेंसी डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा तो उस करेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्रॉस रेट, दो करेंसी को रिलेट करके। ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है $1 इक्वल टू 60.8450/545। ये है इंडियन रुपी। और दूसरा रेट दिया हुआ है USD1 इक्वल टू यूरोज 0.7587। और यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है 1 यूरो इक्वल टू हाउ मच इंडियन रुपी। ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया है इसी एग्जाम्पल में कि किसी पर्सन को 1000 यूरो रिमिट करना है इंडिया से, तो उस केस में इनको कितना इंडियन रुपी बैंक को देना होगा। ठीक। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे जो USD रेट दिया हुआ है इंडियन रुपी में, वो है बाइंग रेट और सेलिंग रेट। ठीक है। यहाँ पे बाइंग रेट और सेलिंग रेट मेंशन कर दिया है, तो आपको कौन सा यूज़ करना है आप थोड़ा खुद सोचिए। और सेकेंड रेट जो गिवन है यूरो वाला, वो है USD1 इक्वल टू यूरोज 0.7587। ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो यूज किया है वो किया है सेलिंग रेट। जो इंडियन करेंसी में USD का जो दिया हुआ है 1 USD इक्वल टू ₹60.8545, वो है सेलिंग रेट। उसी को यहाँ पे यूज किए हैं। और यूज क्यों किए हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बैंक करेंसी को सेल कर रही है। ठीक है। इंडियन कस्टमर जो है उनको रिमिट करना है 1000 यूरो। ठीक। तो यूरो उनको परचेस करना होगा तभी वो रिमिट कर पाएंगे। और यहाँ पे बैंक क्या कर रही है? सेल कर रही है, उस करेंसी को सेल कर रही है। तो सेल के केस में क्या होता है, कि एक कंसेप्ट है बाई लो सेल हाई। ठीक है। तो यहाँ पे सेल के कंसेप्ट में जो आपका हाई रेट रहेगा उसी को आपको लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट क्या हो रहा है कि जब भी बैंक करेंसी को परचेस करेगी तो उस केस में क्या करेगी, बैंक कम रेट वाला यूज करेगी। और जब भी करेंसी को सेल करेगी उस केस में जो हाई रेट रहेगा उसी को यूज करेगी। ठीक है। क्योंकि इनको बेनिफिट लेना है, बैंक बैठी है प्रॉफिट कमाने के लिए ही, तो ये बेनिफिट दिखेगा। तो चलिए इस केस में यहाँ पे जो भी रेट दिया हुआ है 1 USD इक्वल टू 60.8545, ये हुआ आपका जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है। और दूसरा रेट है 1 USD इक्वल टू यूरोज 0.7587। ठीक है। इसको इन दोनों को रिलेट करके हम लोग क्रॉस रेट से या चैन फार्मूला से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो भी 1 USD है तो वहाँ पे आप यूरोज 0.7587 यहाँ पे पुट कर दीजिए और इससे रिलेट कर लीजिए यूरो और इंडियन रुपी में। तो आप रिलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा 1 यूरो इक्वल टू 80.21। ठीक है। और कस्टमर को अभी रिमिट करना है 1000 यूरो, तो वो 81.21 से 1000 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितना भी अमाउंट बनेगा उसको कस्टमर को देना होगा बैंक को, और उस केस में 1000 यूरो रिमिट कर दिया जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगर समझ में ना भी आया है तो आपको दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। एन एक्सपोर्ट कस्टमर हैज ए बिल ऑफ 1 लाख पाउंड एंड ही वांट्स टू एक्सचेंज इनटू इंडियन रुपी। ठीक है। आप देखिए कस्टमर के पास एक बिल है पाउंड में और उसका वैल्यू है 1 लाख। ठीक। और उसको एक्सचेंज करना है इंडियन रुपी में, तो कैसे होगा?
अब यहाँ पे एक एग्जांपल में दो रेट दिया हुआ है, वो USD 1 इक्वल टू 60.8450/545 जो कि इंडियन रुपये में है, और दूसरा रेट दिया हुआ है 1 पाउंड इक्वल टू USD 1.9720/40। ठीक है, यहाँ पे दो रेट दिया हुआ है। आपको क्रॉस रेट या चैन फार्मूला से आपको ये फाइंड आउट करना है कि 1 पाउंड इक्वल टू हाउ मच इंडियन रुपी, 1 पाउंड में कितना रुपये होगा। आपको सबसे पहले ये फाइंड करना होगा, तब आप 1 लाख के बदले कितना रुपये देना होगा वो भी निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग रेट कौन सा यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे जो 1 USD इक्वल टू दिया हुआ है 60.8450 और 60.8545। ठीक है, दो रेट दिया हुआ है, ये तो बाई रेट हो गया है ना, ये बाई रेट हो गया, ये होगा सेल रेट। तो यहाँ पे बैंक कौन सा रेट यूज करेगी आप खुद बताइए। देखिए यहाँ पे जो बैंक है ना, ये बैंक यूज करेगी बाई रेट, क्योंकि कस्टमर को एक करेंसी को बैंक है जो इस करेंसी को परचेस करेगी। जो पाउंड है वो पाउंड परचेस करेगी और उसके बदले में इंडियन रुपी कस्टमर को देगी, तो यहाँ पे बाई रेट यूज होगा। ठीक है, इस दोनों केस में बाई रेट यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे USD भी उसके लिए परचेस करेगी। और सबसे पहले देखिए क्या करेगी यहाँ पे, जब पाउंड परचेस करना है बैंक को, तो पहले पाउंड को परचेस करेगा और USD को सेल करेगा। ठीक है, और USD जब सेल कर देगा तो उसी USD को फिर से परचेस करेगा और इंडियन रुपी को सेल करेगा, इसलिए दोनों केस में बाई रेट यूज होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो रेट लिए हैं हम USD इक्वल टू 60.8450 है ना, 60.8450 जो USD और इंडियन रुपये में है, और 1 पाउंड इक्वल टू USD 1.9720। दो रेट हम लोग उससे हम लोग निकाल ले आए कि कौन सा रेट यूज करना है, बाई करना है। तो यहाँ पे बाई रेट को हमने यहाँ पे लिख रखा है पहले से। ठीक है, अब इस दोनों को क्रॉस रेट से यूज करके आप इसको यहाँ पे निकाल लीजिए। तो निकालने के बाद पता चलता है कि 1 पाउंड इक्वल टू आया है 119.9863 है ना। आपका जो रेट बना है 1 पाउंड इक्वल टू रुपये में जो कि है 119.9863 रुपये, ये आपका रेट बना है। तब यहाँ पे कस्टमर को 1000 का जो पाउंड 1 लाख का जो पाउंड बिल है ये बैंक परचेस करेगी। तो परचेस करेगी और इसको इंडियन रुपये देगी, तो इंडियन रुपये कितना देगी, तो 1 पाउंड इक्वल टू है 119.9863। तो 1 लाख पाउंड में कितना रुपये बनेगा, तो आप सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 119.9863 से। ठीक है, जो भी आपका इंडियन रुपये बनेगा वो आपको कस्टमर को दे देना है, और उसके बदले आप जो भी उसे पाउंड परचेस कर रहे हैं 1 लाख का, आप उसे परचेस कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा क्रॉस रेट और कौन सा यहाँ पे रेट यूज करना है किस केस में, तो आपको ये भी समझ में आया होगा। तो सीधा एक कंसेप्ट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बाई लॉ सेल हाई। जब भी आप अगर करेंसी को आप परचेस करेंगे तो उस केस में आप जो लो रेट रहेगा गिवन जो दिया रहेगा लो रेट, उसी को यूज करिएगा। अगर करेंसी को आप सेल कर रहे हैं तो उस केस में हाई रेट वाले रेट को यूज करिएगा। ठीक है, तो ये आपका ये फंडा था, आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग फ्रेंड्स बात करते हैं वैल्यू डेट के बारे में कि वैल्यू डेट क्या होती है। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू डेट है उसमें हम लोग बात करेंगे कैश और रेडी रेट के बारे में, टर्म रेट के बारे में, स्पॉट रेट के बारे में, फॉरवर्ड रेट के बारे में, और इसके लिए एक एग्जांपल लिए हैं वो भी आपको बताएंगे, और उससे सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि किस एक्सचेंज कौन सी डेट को किस एक्सचेंज करने पर कौन सा रेट मिलता है, वो सारा क्लियर आपको एग्जांपल से हो जाएगा। उसके पहले ये सब थोड़ा जान लीजिए क्या है कैश और रेडी रेट क्या है। इट इज़ द रेट व्हेन एक्सचेंज ऑफ करेंसीज टेक्स प्लेस ऑन द डेट ऑफ द डील। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होता है, डील होता है करेंसी एक्सचेंज करने के लिए, उसी दिन अगर करेंसी एक्सचेंज हो जाती है तो उस दिन जो भी रेट अप्लाई होगा वो कहलाएगा कैश और रेडी रेट। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन एक्सचेंज ऑफ करेंसी टेक्स प्लेस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। जो जिस दिन करेंसी डील हुई है एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन उस दिन करेंसी एक्सचेंज नहीं हो पाई है, अगर नेक्स्ट डे होती है, नेक्स्ट वर्किंग डे में होती है, तो उस दिन जो रेट मिलेगा वो कहलाएगा टर्म रेट है।
मतलब टुमारो, टॉम रेट मतलब टी प्लस 1 डे, यहाँ पे कहलाएगा टी प्लस 1 डे टॉम रेट में, ठीक है। नेक्स्ट है स्पॉट रेट। अगर जिस दिन डील हुआ है उसके 2 दिन बाद, अगर 2 दिन बाद आप करेंसी को एक्सचेंज करते हैं उस केस में कहलाएगा स्पॉट रेट। मतलब वर्किंग डे की बात हो रहा है, जो भी वर्किंग डे बैंक का है, तो 2 दिन बाद आप करेंसी को एक्सचेंज करवाते हैं तो उस दिन जो भी रेट अप्लाई होगा वो कहलाएगा स्पॉट रेट, ठीक है। अब नेक्स्ट है फॉरवर्ड रेट। अगर स्पॉट रेट का जो भी पीरियड है उसके बाद आप एक करेंसी को एक्सचेंज करवाते हैं तो कहलाएगा फॉरवर्ड रेट, मतलब टी प्लस 2 डेज, मतलब टोटल मिला के 3 डेज के बाद आप करेंसी को एक्सचेंज करवाते हैं तो कहलाएगा फॉरवर्ड रेट, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स सीधा एग्जांपल से देखते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि जो डेट ऑफ डील हुआ है, डेट ऑफ डील है 12 जनवरी 2022 को और 14 जनवरी को हॉलीडे है, ठीक। तो इस केस में क्या है कि आपको फाइंड आउट करना है कैश रेडी रेट, टॉम रेट और स्पॉट रेट। तो चलिए इसको फटाफट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कैश रेडी रेट जो अप्लाई होगा वो किस दिन होगा, तो वो होगा 12 जनवरी 2022 को। क्यों होगा, क्योंकि जो जिस दिन डील हुआ है उसी दिन करेंसी एक्सचेंज हो गई है, तो उस दिन जो रेट अप्लाई होगा वो कहलाएगा कैश और रेडी रेट। और इस केस में 12 जनवरी 2022 को डील हुआ है और उसी दिन करेंसी एक्सचेंज भी हो गई है, तो यहाँ पे रेट अप्लाई होगा कैश और रेडी रेट, ठीक है। नेक्स्ट है टॉम रेट है। तो 13 जनवरी 2022 को टॉम रेट अप्लाई होगा क्योंकि टी प्लस 1 डे टॉम रेट होता है। तो यहाँ पे डील डेट है 12 जनवरी 2022 और 12 जनवरी के एक दिन बाद आता है 13 जनवरी, तो 13 जनवरी को टॉम रेट अप्लाई होगा। उस दिन करेंसी अगर एक्सचेंज होती है तो टॉम रेट अप्लाई होगा। स्पॉट रेट देखिए, तो स्पॉट रेट होता है टी प्लस 2 डेज, ठीक है। जिस दिन डील हुआ है तो 12 जनवरी को डील हुआ है और 12 जनवरी के बाद 2 दिन देखिए तो 13 और 14, लेकिन 14 को डिक्लेयर किया गया हॉलीडे, तो 14 को छोड़ देंगे, सीधा आएंगे 15 तारीख को। तो 15 जनवरी 2022 को जो रेट अप्लाई होगा वो कहलाएगा स्पॉट रेट। तो ये एग्जांपल बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल है, इसको ज़रूर समझ लीजिएगा एक फिर से। और इसी तरह से क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। अगर कैश रेडी रेट, टॉम रेट, स्पॉट रेट के बारे में पूछना होगा तो आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन दे दिया जाएगा डेट वाइज, और आपसे पूछा जाएगा कि कैश रेडी रेट कौन सा डेट को होगा। अगर डेट दिया गया है और उस डेट देने के बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि टॉम रेट है, कैश और रेडी रेट है, या फिर स्पॉट रेट है, या फिर इसमें कोई भी रेट नहीं है, तो आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कि आप किस तरह से उसको आंसर दे पाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं प्रीमियम के बारे में। तो प्रीमियम करेंसी को पहचानना ज़रूरी होता है कि फॉरवर्ड में प्रीमियम है कि डिस्काउंट है, वो हम लोग सीधा एग्जांपल से देखेंगे और जो भी दिया रहेगा आपको अच्छे से समझ में आएगा भी। देखिए सबसे पहले एग्जांपल में क्या है कि 1 यूरो इक्वल टू USD 1.3180/90, ठीक है। ये रेट दिया हुआ है आपका यूरो और USD में। यहाँ पे वाई रेट है और ये सेल रेट है, और 1 मंथ फॉरवर्ड दिया हुआ 35.40। तो आपको एग्ज़ाम में इतना दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि फॉरवर्ड रेट क्या होगी, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से समझिए कि जो 35 है और यहाँ पे 40 हो गया, 35 से 40 हो गया, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ डिक्रीज तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में आपको समझ में आना चाहिए कि ये करेंसी जो दिया हुआ है, ये करेंसी दिया ये होगा प्रीमियम फॉरवर्ड में। तो यहाँ पे फॉरवर्ड में क्या होगा कि जो भी ये 35 और 40 है तो 35 बाई वाले केस में ऐड होगा और जो 40 है वो 90 वाले केस में ऐड होगा, ठीक है। 90 जो सेल रेट है उसमें 40 ऐड होगा और जो बाई रेट है 1.3180 उसमें 35 ऐड होगा, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे जो बाई रेट है, यहाँ पे जो एक मिनट, चलिए छोड़िए इसको, फिर से कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ जो बाई रेट है वो आपका दिया हुआ है
1.3180। ठीक, अब इसमें 35 ऐड कर दीजिए, क्योंकि जो प्रीमियम होता है ना उसमें ऐड होता है। और आपको पहचान में यहाँ से आना चाहिए, प्रीमियम की डिस्काउंट है, ये 35 है और ये 40 है, तो यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो गया। तो ये करेंसी हो गया आपका फॉरवर्ड में प्रीमियम, तो आपको 35 यहाँ पे ऐड करना है। तो 5 हो गया और 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 1.3215। तो आपको जो यूरो में जो करेंसी फॉरवर्ड में चल रहा था वो हो गया USD 1.3215। ये आपका हो गया बाई रेट है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेल रेट। सेलिंग रेट में जो भी एडिशन करना है तो 1.3190 इसमें कर दीजिए 40 से ऐड, तो 0 और ये हो गया 3, ये हो गया 2, 3, 1.3230, ये आपका आ गया सेलिंग रेट। तो इस तरह से फॉरवर्ड रेट आपको फाइंड आउट करना है एग्ज़ाम में। तो आपका ये दिया रहेगा यूरो इक्वल टू USD 1.3180/90, इस तरह का एग्जांपल दिया रहेगा। और ये भी दिया रहेगा कि 1 मंथ फॉरवर्ड, 2 मंथ फॉरवर्ड, 3 मंथ फॉरवर्ड, तो ये सब दिया रहेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि फॉरवर्ड रेट, जैसे अगर 2 मंथ फॉरवर्ड दिया रहेगा या तो तीनों दिया रहेगा, 1 मंथ फॉरवर्ड, 2 मंथ फॉरवर्ड या 3 मंथ फॉरवर्ड, तो उसमें एग्जाम में पूछ लिया कि 3 मंथ फॉरवर्ड रेट क्या होगी। ठीक है, तो उसमें आपको इस तरह से यहाँ से पहचान में आना चाहिए कि आपका ये करेंसी जो दिया हुआ एग्ज़ाम में दिया हुआ एग्जाम्पल में वो प्रीमियम है या डिस्काउंट है। अगर प्रीमियम है तो आपको एडिशन कर देना है, और एडिशन करके आपको जो फाइनल रेट बनेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स बात करते हैं डिस्काउंट के बारे में। तो डिस्काउंट भी उसी तरह से है। इसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा जो भी बाइंग रेट और सेलिंग रेट होगा, उसमें जो भी 1 मंथ फॉरवर्ड या 2 मंथ फॉरवर्ड जो करेंसी दिया रहेगा उसको आपसे उसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 1 इक्वल टू USD 1.3180/90, और 1 मंथ फॉरवर्ड दिया हुआ है 35-32। देखिए 35 है और यहाँ पे 32 है, तो यहाँ पे ये घट गया है ना। तो घट गया मतलब ये करेंसी डिस्काउंट होगी फॉरवर्ड में। तो घटने के बाद क्या होगा कि इसमें आपको इस वाले में 35 डिस्काउंट माइनस करना होगा। जैसे 1.3180 है, इसमें 35 माइनस कर दीजिए, आ गया आपका 1.3145 आपका आ गया बाइंग रेट। और जो सेलिंग रेट है 1.3190, इसमें आप 30 को माइनस कर दीजिए, तो इसमें आ गया 8, और ये हो गया आपका 1.3158 आपका हो गया ये सेलिंग रेट। ठीक है, ये बाइंग रेट हो गया और ये हो गया सेलिंग रेट। तो इस तरह से फॉरवर्ड रेट आप फाइंड आउट करेंगे। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसमें जो भी बताया आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इसका पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है रियली में तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और इसका पार्ट 2 ज़रूर लेकर आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।